बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास चैप्टर है भूगोल का। कक्षा 10 की जो भूगोल का पहला पाठ है वही है, उसी को हम आज पढ़ेंगे। उसमें ये देख रहे हैं कि डायग्राम बना हुआ है ब्लैक बोर्ड पर। इसमें आप देख रहे हैं कि संसाधन लिखा हुआ है ना। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या कहलाता है, या किन चीजों को संसाधन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें संसाधन के बारे में जानना है कि संसाधन क्या है। मनुष्य अपने जीवन में, मनुष्य की बहुत सी सारी आवश्यकताएं होती है ना, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति जिन पदार्थों से होती है उसी को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं जिन पदार्थों से पूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब पदार्थ जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। तो हम कह रहे हैं पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं उसे संसाधन कहते हैं। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। इसको आप नोट कर लें। संसाधन की परिभाषा सरल भाषा में, एकदम अपनी भाषा में, वे पदार्थ जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर ले। संसाधन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। अब यहां पर हम कहेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के। कौन कौन? प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक क्या है? प्रकृति का जो निर्माण हुआ है वो हमने नहीं किया है। प्रकृति के द्वारा जो पदार्थ हमें मिलते हैं और उनका हम उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को मिलते हैं, वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या? वे संसाधन जो मनुष्य को किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं किसी भी जीवधारी के लिए क्या किस चीज की आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश की, ठीक है ना, यानी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश क्या है, रोशनी क्या है, प्राकृतिक है। उसके लिए किसी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है ना, हमें प्रकृति देती है। उसी तरह से हमें हमारी प्राणवायु है, हवा है जो हम सांस लेते हैं, वह पैसा देकर सांस लेते हैं, किसी खरीदते हैं नहीं, हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। उसी तरह से पानी है, जल है, नदी का है, तालाब का है, कुएं का है, हैंड पाइप का है, ये जल, ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। फिर भूमि है, जमीन है, मिट्टी है, पर्वत है, पहाड़ है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं या मिलते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? इसको नोट कर लेंगे। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के मुख्य रूप से। कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन।
प्राकृतिक संसाधन हेडिंग डाल लेंगे, लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा, या प्राकृतिक क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, निःशुल्क प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरा है मानवीय संसाधन। वे संसाधन जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं निर्माण करता है या स्वयं बनाता है, उसे कहते हैं मानवीय संसाधन। ठीक है। जैसे आदि मानव जब जंगल में रहते थे, उन्हें ज्ञान हुआ कि हम नंगे रहते हैं, तो हमें तन को ढकने के लिए किस चीज की आवश्यकता चाहिए? कपड़े की आवश्यकता चाहिए, वस्त्र की आवश्यकता चाहिए, या कोई पदार्थ चाहिए जो हमारे तन को ढक दे। तो उस समय उन्होंने शुरुआत में पेड़ के खाल, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल का प्रयोग किया। लेकिन आज हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों की खाल तो पहनते नहीं है, तो क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। अगर हमें शिक्षा ग्रहण करना है, लिखना है, तो कॉपी की आवश्यकता है, तो कॉपी बनाते हैं। कलम की जरूरत है, कलम बनाते हैं। यातायात में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत है, मोटरसाइकिल बनाते हैं। बात करने के लिए मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल बनाते हैं ना। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन संसाधनों का, जिन पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन। वे संसाधन जो अपनी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य स्वयं बनाता है, स्वयं निर्माण करता है, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। ये आगे अब प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। अब नवीनीकरण क्या है? संसाधन तो है, अब उसको क्या कर सकते हैं हम? क्या उसे फिर से नया कर सकते हैं? पुराना हो गया तो क्या उसे नया कर सकते हैं? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम नया कर सकते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको नया नहीं कर सकते हैं। तो जिनको नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, उसको कहते हैं नवीनीकरण योग्य। ठीक है ना। और जिसको नया हम नहीं बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनवीनीकरण योग्य, यानी उसका फिर से निर्माण नहीं कर सकते। अब नवीनीकरण योग्य में को दो प्रकार से, दो भागों में बांटा गया। कौन? पहला है सतत। सतत माने लगातार, है ना। सतत माने क्या होता है? लगातार। अथवा प्रवाह, गति में बहने वाला, जैसे जल और क्या है? पवन। ठीक है ना। ये किसमें है? नवीनीकरण। और किसमें है? सतत या प्रवाह वाले में। जल का प्रवाह होता है ना। तो ये उदाहरण है। दूसरा इसमें है नवीनीकरण में जैव। नवीनीकरण में दूसरा क्या है? जैव। जैव में क्या है? प्राकृतिक वनस्पति, और दूसरा है वन जीव। प्राकृतिक वनस्पति यानी प्राकृतिक वनस्पति का नवीनीकरण कैसे कर सकते हैं भाई? प्राकृतिक वनस्पति का नवीनीकरण कैसे कर सकते हैं? जैसे एक आप समझ लीजिए, हम नवीनीकरण के माने नया हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो हो सकता है, नया उत्पन्न हो सकता है, उसको नवीनीकरण। और जो नया नहीं हो सकता है, एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, फिर नया नहीं हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? अनवीनीकरण। ठीक है ना। तो नवीनीकरण में जब हम पढ़ रहे हैं, तो जैव वाले में आए तो पहला हो गया कौन सा? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में प्राकृतिक वनस्पतियां, ये तो आप देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है? जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? यही ना है प्राकृतिक वनस्पति। तो पेड़ पौधे हैं, तो कह रहे कि ये तो नवीनीकरण योग्य है। तो कैसे नवीनीकरण कर सकते हैं भाई? तो थोड़ा सा उदाहरण में हम जान लें
कि एक आम का पेड़ है, वो बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, तो उसके जगह पर हम आम का पेड़ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? एक आम का पेड़ है तो उसमें से बहुत सारे आम के गुठलियां निकली होंगी, बहुत सारे पेड़ बने होंगे, तो नया लगा सकते हैं ना। उसके जगह पर अगर काट देंगे तो उसकी जगह पर दूसरा हम नया पेड़ लगा सकते हैं, वो हो जाएगा ना। लेकिन अनवीनीकरण में जिसका नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला है, कोयला संसाधन है ना भाई। अब कोयला को हम क्या करें भाई? कोयला को खदान से हम निकाले और निकाल कर लाए और चूल्हे में हमने ईंधन के रूप में प्रयोग किया, जल गया और राख बन गया, तो क्या कोयला फिर से हो सकता है? तो इसीलिए क्या है, तो इसीलिए इसमें नवीनीकरण में आप देखेंगे कि उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक पुनः चक्री, जैसे धातु है ना, और दूसरा है अचक्री, जैसे जीवाश्म ईंधन। ठीक है ना, इसका नवीनीकरण नहीं कर सकते, इसलिए दो भाग में बांटा गया। तो चलिए, इसमें हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति नवीनीकरण योग्य है ना। अब उसमें कौन कौन सी चीजें, जितने भी हम पेड़ पौधे देखते हैं वो सब किस में आते हैं? प्राकृतिक वनस्पति में। जितने भी घास फूस से लेकर के सब, जंगल तक सब, ये क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन में ही नवीनीकरण जो ये योग्य है, उसमें जैव संसाधन में आते हैं। तो दूसरा आता है क्या? वन जीव, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, स्वतंत्र रहते हैं। देखिए, एक हम घर पे भी पालते हैं, गाय हम घर में पालते हैं, और गाय क्या जंगल में होती है कि नहीं होती है? जंगल में भी रहते हैं, तो स्वतंत्र रहते हैं वो। हम तो ये घर पे पालते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ वन जीव की बात की जा रही है, जो जंगल में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। वो भी क्या है? बायोलॉजी जब पढ़ेंगे, प्रजनन की क्रिया करते हैं और अपने संतान को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे जीव जो है क्या है? नवीनीकरण योग्य होते हैं, उनका खानदान आगे चलता रहता है ना। हाँ, तो यह है शेर, भालू, हाथी आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या पाया? संसाधन किसे कहते हैं? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, यही उसे प्राकृतिक संसाधन। ये नहीं हम संसाधन कर रहे हैं, संसाधन वे पदार्थ फिर से बोलो क्या? वे पदार्थ जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन आप लोग पूछेंगे, वे पदार्थ जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वह यह हो या वो, जैसे भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। मनुष्य जिन पदार्थों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करता है, उसे संसाधन कहते हैं। अब संसाधन दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन, यहां पर वे संसाधन जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, पानी, प्रकाश आदि। ठीक है ना। उसके बाद मानवीय वे संसाधन जिसे अब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं निर्माण करता है, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों,
अब हम ये कह रहे थे कि हमने पढ़ा कि मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में, लेकिन ये संसाधन तो हमारे प्रकृति में या हमारे समाज में मौजूद हैं, उनका हम अगर वैसे ही का प्रयोग करते हैं, दो खंडों में बांट गया, लेकिन उसका उसी तरह प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनमें कुछ न कुछ सुधार करते हैं, और उसके बाद यानी मनुष्य पदार्थों का प्रयोग संसाधन के रूप में करता है, इसलिए उसका वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया जाता है। कैसे? पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के स्तर के आधार पर। अब यहां देखेंगे, यानी उत्पत्ति वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति के आधार पर उत्पन्न कैसे होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, तो उसको कहा गया उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से, कौन कौन? जय और दूसरा अजय, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में सजीव और निर्जीव कहते हैं ना, वही है। तो जैव और अजैव, जैव संसाधन किसे कहते हैं? अब इसको नोट भी कर लेंगे। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिन वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, या वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उसको जैव संसाधन कहते हैं। सजीव की परिभाषा क्या होती है? जो सतत विकास करता है, जो अपने वंश को आगे की ओर बढ़ाता है ना। विज्ञान की भाषा में विज्ञान पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं ना, तो विज्ञान की बात है, तो ठीक वही है जैव, जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, या साधारण भाषा में जिन पदार्थों में क्या होता है? जीवन होता है, ठीक है ना, उससे क्या कहते हैं? जैव संसाधन, ठीक है ना। जैसे हम मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? जैव संसाधन। दूसरा है क्या? अजैव संसाधन, यानी वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, जिनमें जीवन नहीं होता है, या वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, उनको कहते हैं क्या? अजैव संसाधन। जो निर्जीव होते हैं वो कहलाते हैं क्या? अजैव संसाधन। जैसे चट्टान, धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, ये क्या है? निर्जीव है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। अब दूसरा कहा है समाप्यता के आधार पर कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि क्या हो सकते हैं? समाप्त हो जाते हैं ना, और कुछ संसाधन समाप्त नहीं होते हैं, उनका हम उत्पादन कर लेते हैं। तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार से बनाया गया, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? जिनका भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक यानी मशीन के द्वारा फिर से हम निर्माण कर सकते हैं, पुनः उत्पत्ति कर सकते हैं, पुनः बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं नवीकरण संसाधन। यानी वे संसाधन जिनका हम निर्माण फिर से कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? नवीकरण संसाधन। चाहे उसको भौतिक किया जाए या रासायनिक किया जाए या यांत्रिक किया जाए, लेकिन दोबारा अगर हम बना लेते हैं तो उसी को कहते हैं क्या? नवीकरण संसाधन। जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O पता है ना? H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। H2 हाइड्रोजन के कितने अणु? 2। ऑक्सीजन के कितने अणु? 1। अगर दोनों को हम मिला दें तो फिर वह क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। यानी हम जल का निर्माण रासायनिक रूप से कर सकते हैं,
सकते हैं ना, जल को फिर से बना सकते हैं। तो वही तो कह रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है नवीकरण, यानी जिसका हम पुनः, चाहे रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक माने मशीन से पुनः उत्पादन करते, पुनः बना दे, उसको कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। अब दूसरा क्या है, ठीक इसके उलट, उलट माने अनवीकरण, जिसका फिर से नवीकरण न हो, जो नया फिर से उत्पादन न कर सके, जिसे फिर से हम बना न सके, उसी को क्या कहते हैं, अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे हम बताएं, कोयला है, कोयला हम देखते हैं, यह कोयले का निर्माण तो होता है पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों तक। जब पृथ्वी में जीवाश्म या लकड़ी या पेड़ पौधे दबे रहते हैं तो उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तित हो करके कोयले का रूप धारण कर लेते हैं ना। लेकिन जब हम उस कोयले को निकाल करके ईंधन के रूप में प्रयोग कर देते हैं, उसको जला देते हैं, तो बचता क्या है, राख। तो क्या हम फिर से कोयला का निर्माण कर सकते हैं, चाहे रासायनिक से या यांत्रिक से या भौतिक से कर सकते हैं? उसको कितना समय लगेगा, लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा ना। तो ऐसे संसाधन को ही हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन, अनवीकरण संसाधन, यानी फिर से जिसको नया हम नहीं कर सकते। ऐसा समझो। अब बहुत आसान है, स्वामित्व के आधार पर, मालिकाने के आधार पर कौन मालिक है, जिस संसाधन का मालिक कौन है, इस संसाधन का मालिक कौन है, मैं, मेरी कलम है, ये कलम मेरी है, तो इसका मालिक मैं हूं। तो ये मेरी संसाधन है, क्योंकि इस संसाधन क्यों है, क्योंकि मुझे लिखने में इसकी सहायता हम लेते हैं, तो ये संसाधन है, तो ये मेरी है। तो इसको कहते हैं स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के मालिक होते हैं भाई, है ना। तो एक व्यक्तिगत, एक सामुदायिक, एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय। देखिए, व्यक्तिगत, जिस वस्तु का, जिस संसाधन का, जिस पदार्थ का कोई न कोई विशेष व्यक्ति ही क्या हो, मालिक हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिस वस्तु, जिस पदार्थ का कोई विशेष व्यक्ति मालिक हो तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। यह शर्त किसका है, आपका है, मेरा, मैं इसका मालिक हूं, तो मेरा व्यक्तिगत है ना। उसी तरह से यह श्यामपट किसका है, मेरा है नहीं, आपका है नहीं, सबका। यहां पढ़ने वाले सारे लड़कों का, यहां पढ़ाने वाले सारे टीचर का। तो ये क्या हो गया, समुदाय, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, ठीक है ना। ये समाज का है, तो जो समाज का होता है, किसी समाज विशेष वर्ग का होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समुदाय। फिर राष्ट्रीय, जो वे संसाधन जो किसी न किसी देश का होता है, उसको क्या कहते हैं, ये हमारे देश की नदियां हैं, तो ये नदियां संसाधन हैं। ये हमारे देश की भूमि है, ये पर्वत, हिमालय पर्वत हमारे देश का है, तो ये देश का कर है ना, ये नहीं कह रहे पाकिस्तान का है। तो जो देश का होता है, जो राष्ट्र का होता है, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। और जो पूरे विश्व का जो होता है, जो पूरे विश्व का होता है, पूरे विश्व के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, आए समझ में। देखिए समय कम है, घंटा लगने वाला है, आगे चलते हैं। अगला है विकास के स्तर पर, आधार पर। हाँ, क्या है भाई, संभावित, विकसित और संचित। अब देखिए, एक जैसे हम आपको उदाहरण बता दे रहे हैं, इस उदाहरण से समझ लीजिए कि संभावना है,
यहां खोज की गई हो, संभावना है कि इस जमीन के नीचे जहां हम खड़े हैं वहां पेट्रोल है। तो जहां ऐसा लगता है कि संभावना है, पता चल गया कि यहां है, अभी वहां विकास नहीं किया गया, वहां से कुआं नहीं बनाया गया, वहां से तेल निकाला नहीं जा रहा है, तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उसी संसाधन को कहते हैं संभावित संसाधन, जहां संभावना है वो। ठीक है ना। और दूसरा है क्या, विकसित भंडार। और जहां पर हमको पता है कि बॉम्बे हाई जो है, बॉम्बे हाई में तेल का भंडार है, वहां कुआं बना हुआ, वहां से तेल का उत्पादन होता है, तो वहां का विकास हमने कर लिया है, वहां से निकाल करके हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसको ही क्या कहते हैं, विकसित भंडार। और कुछ जो होता है पता है, हमने खोज लिया है, लेकिन उसको सुरक्षित रखा गया। ठीक है ना, कि जब यहां वाला बॉम्बे वाला खत्म हो जाएगा तो अंकलेश्वर वाला, गुजरात वाला हम क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो उसको हम कहते हैं संचित भंडार। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, ठीक है ना, हमारे पास हमारा वेतन है 80,000 रुपया महीना हमको मिलता, ठीक है ना, हम 80,000 में से 20,000 रुपया हम रख देते हैं, किसके लिए, संचित कोष में, कि 20,000 रुपया प्रति महीना हम रख देते हैं कि जब आवश्यकता होगी तो निकाल कर करेंगे। हाँ, 60,000 रुपये का हम प्रयोग करते हैं खर्च में, तो वो विकसित हो गया। और जो रखे हैं वह क्या हो गया, संचित। अब यह संभावना है कि अगले साल हमारा पेमेंट जो है 10,000 रुपये बढ़ जाएगा, तो संभावना है ना, तो यह क्या हो गया, संभावित। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।